बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 के साथ लेक्चर नंबर 2 पार्ट 1 के साथ हाँ हम लोग जी आज मौजूद हैं। आज हम लोग जो इस लेक्चर के अंदर जिस चीज़ का ज़िक्र करेंगे ना वो कैमरे का हार्ट कहलाती है, ठीक है। और उस हार्ट को हम लोग जो है ना इमेज सेंसर कहते हैं, ठीक है। ये मेरी स्लाइड ही गुम हो गई मुझे लग रहा है। नहीं जी मौजूद हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इमेज सेंसर क्या कहलाता है जी? हार्ट ऑफ द कैमरा कहलाता है, ठीक है। इसकी अहमियत आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्ट की अहमियत है, इसी तरीके से कैमरे की नज़र में इमेज सेंसर की अहमियत भी बिल्कुल हार्ट जैसी है, ठीक है जी। इमेज सेंसर क्या होता है? देखें जी, कोई भी एक ऐसी डिवाइस जो आपके ऑप्टिकल सिग्नल को उठाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, उसको हम इमेज सेंसर कहते हैं, ठीक है। मेनली सेंसर की एक टाइप समझ लें आप इमेज सेंसर, जिस तरीके से टेम्परेचर सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है आपका, इसी तरीके से एक इमेज सेंसर भी होता है, ठीक है। सेंसर क्या होता है? सेंसर बेसिकली एक ऐसी एक सेंसर को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, सेंसर क्या होता है आप ये कह लें, या सेंसर को यूज़ क्यों करते हैं। तो ये बेसिकली डिटेक्ट कर रहा होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के पैरामीटर को और रिपोर्ट करवाता है वो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपके आसानी से आप इसको जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रेशर सेंसर है, ठीक है जी। मैंने प्रेशर सेंसर को कहीं पे जाके डिप्लॉय कर दिया। अब वो प्रेशर एक समझ लें किसी पंप का प्रेशर वो जो है ना डिटेक्ट कर रहा है। तो वो प्रेशर को जो डिटेक्ट करेगा वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक गेज है, एक मीटर है, जिसमें मैं उस प्रेशर की वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जितना प्रेशर वहाँ पे मेंटेन होगा वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और मेरे गेज पे दिखा देगा। डैट इज़ कॉल्ड दी सेंसर, कि उसने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के पैरामीटर को उसने डिटेक्ट किया और उसने रिपोर्ट किया, मतलब उसने आउटपुट दिया किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जी सेंसर ये होता है, इमेज सेंसर ये होता है मेनली। अब मैं आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताने लगा हूँ। ऑप्टिकल सिग्नल बेसिकली क्या होता है आप सबको पता ही होगा। लाइट सिग्नल को हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल कहते हैं। जैसे कि आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है, उसके अंदर क्या होता है, लाइट ट्रैवल कर रही होती है। इसी तरीके से जब कभी भी आपकी आई साइट के साथ कोई मसला आ जाता है तो फिर आप ऑप्टिक्स की दुकान पर जाते हैं, ठीक है, ताकि वो फिर आपको अप्रोप्रिएट ग्लासेस वगैरह देता है और फिर जो है ना आपकी आई साइट ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। अब कन्फ्यूजन ये है कि आपका जो जो डिवाइस है वो ऑप्टिकल सिग्नल को उठा के जब कन्वर्ट करती है तो वो किस में करती है, इलेक्ट्रिकल में करती है कि इलेक्ट्रॉनिक में? तो इसका जो सही जवाब है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में करती है, इलेक्ट्रिकल में नहीं। और ये पहले आ गया, वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना आसानी के लिए मैं इस इलेक्ट्रिकल को काट देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्यों मैंने काटा है, इसका डिफरेंस क्या है। ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा ताकि इसका डिफरेंस भी पता चल जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक ऐसे सिग्नल को कहते हैं जो आपके 120 वोल्ट्स या 240 वोल्ट्स पे जो है ना ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हम उस सिग्नल को कहते हैं जो कि 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट इन सब पे ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है। सिंपली मैं अगर इन शॉर्ट ये कह लूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो डीसी पे ऑपरेट हो रहा हो और इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो सिग्नल होता है जो एसी पे ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करें अगर आप अपने लेक्चर नंबर 1 को, तो उसके अंदर हम लोग ने जिक्र किया था कि कैमरे के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? शाबाश। लेंस होता है, इमेज सेंसर होता है और आपका इमेज प्रोसेसिंग सर्किटरी होती है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो काइंडली दोबारा लेक्चर सुने, ठीक है। क्योंकि यही 3 बेसिक पार्ट्स हैं, अगर यही नहीं याद तो फिर फ़ायदा नहीं है ना आगे लेक्चर सुनने का। खैर, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो जो 3 बेसिक पार्ट्स है उसके अंदर जो हम तीसरे की अगर हम बात करें इमेज प्रोसेसिंग सर्किटरी की, तो इमेज प्रोसेसिंग सर्किटरी क्या कर रहा था कि आपके सिग्नल को ऑर्गेनाइज करता था, ऑप्टिमाइज़ करता था और फिर ट्रांसमिट करता था। वो ये सब काम कैसे कर रहा है? वो एक सर्किटरी के थ्रू कर रहा है, ठीक है। अब वो सर्किटरी किस पे डील कर रही है? वो आपके 120 वोल्ट्स पे तो नहीं कर रही, वो आपके 220 वोल्ट्स पे तो नहीं कर रही। वो किस पे कर रही होगी? वो 5 वोल्ट पे कर रही होगी, 3 वोल्ट्स पे कर रही होगी, 1.5 वोल्ट पे कर रही होगी, 9 वोल्ट पे कर रही होगी। इन शॉर्ट वो डीसी के ऊपर कर रही होगी। तो हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की उसमें बात करते हैं, क्योंकि आपकी डेडिकेटेड सर्किटरीज जितनी भी होती हैं, डेडिकेटेड ना भी जो भी सर्किटरीज होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के ऊपर डील कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिकल के ऊपर नहीं, ठीक है जी।
तो इमेज सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके ऑप्टिकल सिग्नल या लाइट सिग्नल को उठाती है। इस लाइट सिग्नल को हम फोटोन भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सिग्नल या लाइट सिग्नल को उठाती है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल में नहीं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल है, बल्कि इट्स इनफ, ठीक है। इसकी मैं और भी ज़्यादा अच्छी मिसाल दे देता हूँ। आप सब ने CCNA अगर जो काफ़ी लोग जिनको नेटवर्क से ताल्लुक़ होगा तो उन्होंने देखा होगा मेगा बिट्स और मेगा बाइट्स का चक्कर देखा होगा। मेगा बाइट्स आपके स्टोरेज का यूनिट होता है और मेगा बिट्स आपकी ट्रांसमिशन स्पीड का यूनिट होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में भी सिंपल वोल्टेजेस का फ़र्क है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। सेंसिटिविटी क्या है? देखिए हमारे पास दो तरह के कैमराज होते हैं, एक कहलाता है लो सेंसिटिव कैमराज, एक कहलाता है हाई सेंसिटिव कैमराज। इसका गालिबन हमने लेक्चर नंबर 1 में भी जिक्र किया था। सेंसिटिविटी क्या होती है? आपके कैमरे की एबिलिटी क्या है, आपका कैमरा कितना काबिल है कि वो डिफरेंट लाइटनिंग लेवल्स के अंदर ना आप किस तरह की पिक्चर बनाता है, ठीक है। आपका कैमरा किस तरह की पिक्चर बनाता है डिफरेंट लाइट लेवल्स के अंदर, यानी उसकी क्या एबिलिटी है। तो अब दो तरह की पिक्चर्स बनाएगा, एक लो सेंसिटिविटी एंड हाई सेंसिटिविटी, ठीक है। लो सेंसिटिविटी क्या होती है? अगर तो आप ये कह लें कि बिल्कुल अगर आपका कैमरा हाई सेंसिटिव होगा तो उसको लेस लाइट रिक्वायर्ड होगी एक वैल्यूएबल या एक यूजेबल इमेज देने के लिए, ठीक है। अब ये लो, अगर आपका कैमरा हाई सेंसिटिव है, अगर मैं अभी हाई सेंसिटिव की बात करूं तो फिर वो कहाँ पे रिक्वायर्ड होगा? जहाँ पे लो लाइटनिंग कंडीशंस हैं। लाइक अगर आपने नाइट विजन के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको हाई सेंसिटिव कैमरा चाहिए होगा। हाई सेंसिटिव कैमरे की एग्जांपल ऐसी है, वो बाज़ दफ़ा, बल्कि बाज़ दफ़ा नहीं, अब तो मेजर तौर पे देखा जाए, अगर हम मेजॉरिटी देखें ना तब तो लोग हाई सेंसिटिव कैमरा ही यूज़ कर रहे होते हैं। इवन वो इतने ज़्यादा हाई सेंसिटिव होते हैं कि वो स्टार लाइट जो होती है ना उसमें भी इमेज बना देते हैं, ठीक है। लो सेंसिटिव कैमरास कहाँ पे यूज़ होंगे? जाहिर सी बात है, जिसकी लाइटनिंग कंडीशन अप्रोप्रिएट होगी, आपकी लाइटनिंग कंडीशंस अच्छी होगी, वहाँ पे आप लो सेंसिटिव कैमरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको हाई सेंसिटिव की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लाइट मौजूद है, ठीक है। लो सेंसिटिव कैमराज में आपको कैमरे को ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड होती है एक यूजेबल इमेज बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, रेफर टू अनदर इमेज। ये इमेज जो है ना मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, कि अगर आपका लो सेंसिटिव होता है और अगर आपने लो सेंसिटिव कैमरा को किसी ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस एडिक्वेट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो फिर नॉइज़ ऐड हो जाती है, ठीक है। वो पिक्चर भी मैंने, आप बेफिक्र है, वो मैंने उर्दू IT अकेडमी की पिक्चर लेके बनाई है, उसी पे ही मैंने जो है ना नॉइज़ी पिक्चर दिखाई है और क्लियर पिक्चर दिखाई है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। DSP, ठीक है। DSP क्या होती है जी? DSP के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये DSP का, मगर हम लोग ने इसके अंदर हम लोग ने मेनली कोई डिटेल में नहीं चले जाना है, ठीक है जी। DSP क्या है जी? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग सेंसर को हार्ट ऑफ द कैमरा कहते हैं, इसी तरह से DSP को हम लोग ब्रेन ऑफ द कैमरा कहते हैं, ठीक है। DSP से पहले जो है ना जी ICs वगैरह यूज़ हुआ करती थी, ICs और ठीक है IC यूज़ हुआ करती थी कैमरे हेड के अंदर। फिर DSP को इंट्रोड्यूस, जब DSP इंट्रोड्यूस हो गई तो फिर उसने ICs को रिमूव कर दिया और DSP यूज़ होने लगी। ICs के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि IC को हम लोग चिप भी कहते हैं या माइक्रो चिप भी कह लें। ये एक ये जो चिप होती है ना, इसके अंदर जो है ना सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। आप ये समझ लें एक प्लेट होती है जिसको हम चिप कहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए होते हैं, नॉर्मली सिलिकॉन के होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहे होते हैं, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में और अदर होम अप्लाइंसेस वगैरह में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, सेवरल बिलियन ट्रांजिस्टर्स इसमें लग सकते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी लग सकते हैं। और उसका साइज़ कितना बड़ा होगा ये, अगर मैं सेवरल बिलियन ट्रांजिस्टर्स की बात करूँ तो फिर वो ज़्यादा फिंगर नेल जो होती है ना, आपके नाखून होता है, उतने पे आपके सेवरल बिलियन ट्रांजिस्टर्स लग सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लग सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये एक IC का जिक्र आ गया था तो फिर मैंने कहा चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक झाड़ दूँ, ठीक है। तो खैर इतनी ज़्यादा CCTV के अंदर ये इतनी ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता कि जो है ना कि आपको IC पता हो तो जो DSP पता हो, मगर हाँ थोड़ा बहुत रफ आइडिया हो साथ साथ देता जाऊँगा, ठीक है।
अब हम डीएसपी की बात करते हैं। ये आईसीज रिमूव हो गई, अभी मैं आगे बताऊंगा कि आईसी को क्यों रिमूव किया और डीएसपी को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि बताने ही लगा हूँ। डीएसपी जो है ना आपकी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब हुआ क्या कि कहाँ से बताना शुरू करूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो। चलें, डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर जो है ना हम लोग ने क्या हुआ, जब डीएसपी जब इंट्रोड्यूस हुआ ना, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि इसने जो है ना हमारे कैमरे को इस काबिल बना दिया कि लो लाइटनिंग कंडीशंस के अंदर भी ना वो एक अच्छा इमेज देने की सलाहियत रखता था, ठीक है। उसके अलावा ये जो आईसीज यूज़ हुआ करती थी ना, तो कैमरे का हेड थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा साइज़ में बड़ा था, जबकि जब डीएसपी इंट्रोड्यूस कराई गई तो इसने साइज़ भी रिड्यूस कर दिया, इसने क्वालिटी भी बढ़ा दी, ठीक है। ये इजी टू यूज़ भी था, ये इजी टू प्रोग्रामिंग भी था, इसके अंदर ज़्यादा आसानी से प्रोग्रामिंग की जा सकती थी बनिस्बत आईसीज के, ठीक है। आईसीज को फैब्रिकेट करना पड़ता था। अच्छा, एडिशनल फीचर्स भी दिए इसने आईसीज के मुकाबले में डीएसपी ने एडिशनल फीचर्स दिए, लाइक आपकी बैकलाइट कंपनसेशन बढ़ा दी, उसने बैकलाइट कंपनसेशन फीचर को ऐड कर दिया, वाइड डायनेमिक रेंज को कर दिया, मोशन डिटेक्शन और भी कई फीचर्स को जो है ना उसने ऐड कराया उसने, ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न थी। आपका जो आईसीज थी ना, आपकी जो आईसीज थी वो इतनी ज़्यादा रिचर इमेज देने की सलाहियत नहीं रखती थी और फ्रेंडली इंस्टॉलेशन नहीं थी उसकी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। जब डीएसपी आया तो उसने ये दोनों मसले ना सिर्फ हल किए बल्कि उसके अलावा दो मेन रीज़न और भी थे। शुरू के अंदर ना जब आईसीज वगैरह थी तो यूजुअली लोग जो है ना सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को कोई पूछता ही नहीं था। मगर जब डीएसपी इंट्रोड्यूस कराई गई तो हम लोग जो प्रोग्रामर्स थे वो सी लैंग्वेज जो यूज़ किया करते थे, और डीएसपी के अंदर क्या हुआ जी, असेंबली लैंग्वेज में बहुत छोटे रूटीन और प्रोग्राम जो है ना बनते थे बनस्बत इसके कि आप सी लैंग्वेज में अगर आप बना रहे हैं तो कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो आप सी लैंग्वेज में बना रहे होते थे, लाइक अगर वो 1000 लाइनों का प्रोग्राम बनाया है आपने कोई सी लैंग्वेज के ऊपर, तो डीएसपी के ऊपर वो 100 या 200 लाइनों पे बन जाएगा। तो लोगों ने क्या काम किया, असेंबली लैंग्वेज की तरफ आ गए, ठीक है। उसके अलावा जब आप ये सेवरल इससे आप काम ले रहे थे, आप उससे बहुत सारे काम ले रहे थे, मगर उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आया डीएसपी की, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग आप इससे करा रहे हैं तो एग्जीक्यूशन स्पीड में इसके कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। यही दो फैक्टर्स थे जिसने मोटिवेट किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कि भाई वो सी से असेंबली में आ जाए। उसके अलावा डीएसपी की एक और बहुत बड़ी खासियत ये थी कि वो रीप्रोग्राम्ड आसानी से हो सकती थी दूसरी एप्लीकेशंस के लिए। जबकि अगर मैं यहाँ पे मैं एनालॉग सिग्नल की मैं बात करने लगा हूँ, एक डिफरेंस बताने लगा हूँ डिजिटल सिग्नल में एनालॉग सिग्नल में, ये आगे चल के हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे, आगे लेक्चर में है इसकी डिटेल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की एक और ख़ास बात ये थी एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के मुकाबले में कि उसको हम रीप्रोग्राम कर सकते थे दूसरी एप्लीकेशन के लिए। जबकि अगर हम रिकन्फिगरेशन करें एनालॉग सिस्टम में तो हमें हार्डवेयर डिज़ाइनिंग करनी पड़ती थी, टेस्टिंग करनी पड़ती थी, वेरिफिकेशन वगैरह सब अलाए बलाएँ करनी पड़ती थी, ठीक है। डीएसपी की मेनली दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड डीएसपी, एक कहलाती है आपकी प्रीमियम डीएसपी, ठीक है। स्टैंडर्ड डीएसपी आपकी क्या है, स्टैंडर्ड डीएसपी हम लोग उसको कहते हैं कि आपका जो एनालॉग थी ना, जो आपकी एनालॉग थी उसके अंदर जो है ना जो मैक्सिमम आपके पास जो रेजोल्यूशन जो मैक्सिमम क्वालिटी आती थी ना, जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी वो आपकी डीवीडी क्वालिटी थी। डीवीडी के बाद बेचारा एनालॉग आगे बढ़ ही नहीं पाया, यही वजह है कि लोगों ने एनालॉग से आईपी की तरफ ट्रांजिशन किया। आईपी कैमरे की वजह से मेगापिक्सल्स की बात आ जाती थी, सही है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा 1 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल का अगर आप कैमरा यूज़ करें तो आपको 3-4 एनालॉग कैमरे लगाने पड़ेंगे उस जगह पे जहाँ पे आप एक आईपी कैमरा लगाते हैं, ठीक है। खैर, ये जब हम आईपी की बात करेंगे उसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डीएसपी की बात ये हो रही थी कि भाई स्टैंडर्ड डीएसपी ने क्या काम किया, उसने एनालॉग के जो डीवीडी क्वालिटी थी उसको इन्हेंस किया, उसने उसका इमेज जो उसमें एनालॉग में आता था वो डीएसपी के अंदर रिचर कर दिया। कैसे रिचर कर दिया, वाइड डायनेमिक रेंज बढ़ा दी। अगर आपका एनालॉग कैमरा 10 कलर को दिखा रहा था तो ये वाइड डायनेमिक रेंज स्टैंडर्ड डीएसपी के अंदर बढ़ गई, उसने 50 कलर दिखाने शुरू कर दिए, इमेज को सिंपली रिचर कर दिया और उस रिचर इमेज को उसने कंसिस्टेंट भी रखा। ये दो काम किए स्टैंडर्ड डीएसपी ने, वाइड डायनेमिक रेंज बढ़ा दी और उसको रेंज बढ़ाने के बाद उसको कंसिस्टेंट भी रखा। दूसरी जो टाइप है प्रीमियम डीएसपी, उसने क्या काम किया, उसने ना सिर्फ इमेज को रिचर किया, उसको कंसिस्टेंट रखा, उसने ना सिर्फ स्टैंडर्ड का काम किया बल्कि उसने क्या काम किया,
उसने एडिशनल फीचर्स भी ऐड करा दिए, लाइक आपका बैकलाइट कंपनसेशन आपने ऐड करा दी, उसने वाइड डायनामिक रेंज ऐड करा दी, उसने सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का ऑप्शन दे दिया, उसने एक्सपोजर टाइम अच्छा कर दिया, उसने मोशन डिटेक्शन डाल दिया, उसने कई और सेवरल फीचर्स डाल दिए, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं, जो आप लोग जब डाटा शीट उठा के देखेंगे ना किसी भी कैमरे की, तो उसके अंदर जितने इतने सारे फीचर्स नज़र आ रहे होंगे ना, वो आपकी प्रीमियम डीएसपी होगी। बेशक उसने लिखा हुआ नहीं होगा कि प्रीमियम डीएसपी है, उसने सिर्फ लिखा होगा डीएसपी, तो आप खुद ही समझ जाएंगे अच्छा ये तो प्रीमियम है। अगर उसने बेसिक की बात की होगी, कैमरे के अंदर कोई फंक्शन ही नहीं है, बस सिर्फ इमेज को रिचर कर रहा है, डायनामिक रेंज दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे ये स्टैंडर्ड है, जो कि स्टैंडर्ड अब कोई यूज़ करता नहीं। ये देखें जी, ये ब्रेन की तस्वीर, मुझे सॉरी याद ही नहीं रही, ये ब्रेन की तस्वीर भी मैंने लगाई हुई थी, ठीक है जी। तो ये ब्रेन की तस्वीर भी आ गई आपके पास। टाइप्स ऑफ द सेंसर्स की बात करते हैं जी। टाइप्स ऑफ द सेंसर हमारे पास मेनली दो ही टाइप्स हैं सेंसर की, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं सेंसर की, मगर हम लोग जो इस सेंसर को प्रेफर कर रहे हैं इमेज के लिए, उसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक टाइप कहलाती है जी CCD और एक टाइप कहलाती है CMOS। CCD स्टैंड्स फॉर चार्ज कपल डिवाइस, CMOS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है कि हम लोग डिजिटल सिग्नल को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एनालॉग के मुकाबले में, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहले मैं एक छोटी सी एक कहानी आपको सुना दूँ ये CCD और CMOS के हवाले से, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। CCD और CMOS की जब हम बात करते हैं ना, दोनों ही इन्वेंट हुए लेट 1960s में या अर्ली 1970s में, इसी के दरमियान हुए, ठीक है। सेंसर को हम लोग ने प्राइमरी चॉइस क्यों रखा, क्योंकि जो है ना ये सुपीरियर इमेजेस देते थे इमेजिंग के मुकाबले, इमेजिंग के लिए जो है ना, ठीक है। तो ये प्राइमरी चॉइस इसी वजह से क्योंकि ये जो इमेजिंग का जो फैक्टर था ना, ये सुपीरियर इमेजेस दे रहे थे, बाकी हम लोग सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी ना उस टाइम, उस वक्त के लिहाज से जो हम लोग कहते हैं ना CCD, ये CMOS अब आया है, CMOS अब नहीं आया, CMOS पहले से ही आया हुआ था, मगर मसला ये था कि जब हम लोग शुरू के अंदर जब हमारे पास CMOS और CCD दोनों की प्रोडक्शन थी, तो हमारे पास ज़्यादा आसान था और ज़्यादा चीपर था कि हम CCD को प्रोड्यूस कर लें बनिस्बत इसके कि हम लोग CMOS को प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि CMOS के लिए उस वक्त हमें कोई हायर टॉलरेंस रिक्वायर्ड थी उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके अलावा प्रोसेस जो रिक्वायर्ड था ना CMOS को, कि हम कोई एक ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करें जिससे वो चीपर बने, उस वक्त वो अवेलेबल ही नहीं था। यही वजह थी हम लोग CCD को चीपर समझते थे, ठीक है। 1990s के अंदर जो है ना चिप डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक कमेटी थी, कमेटी ना कहें आप समझ लें, ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, सही ना। चिप डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है ना वो इस पॉइंट पर पहुंची कि यार CMOS सेंसर जो है ना वो तो ज़्यादा चीपर है बनिस्बत इसके CCD के। उन्होंने कहा भाई कैसे, तो पता ये चला कि सेम प्रोसेस जिससे हम लोग जो है ना दूसरी कंप्यूटर चिप्स वगैरह बना रहे होते हैं ना, सेम उसी प्रोसीजर से हम लोग CMOS भी बना सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद फिर लोगों ने ये कहना शुरू किया यार CMOS ज़्यादा चीपर है CCD के मुकाबले में। हालांकि जब CCD और CMOS दोनों लेट 1960s और अर्ली 1970s में जब डेवलप हुई, तो फिर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग CMOS को चीपर बना सकें। हमारे पास उस वक्त जब हम लोग जिस फेस से CMOS को बनाया करते थे वो हमें एक्सपेंसिव लगता था, और जिस फेस से हम लोग CCD को बनाते थे वो हमें चीपर लगता था। यही वजह थी हम लोग ने CCD को ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। अभी भी CCD की जो बात है वो CMOS में तो नहीं है, मगर फिर भी अब अब तो अच्छे लेवल के CMOS भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। मगर ये वही वाली बात होगी कि जो CCD से हमें जो इमेज क्वालिटी अचीव हो रही थी वो हम लोगों को CMOS से नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आगे जाके मैंने डिटेल में जिक्र किया है इसका, वो उधर ही हम लोग देखेंगे। CMOS जो है ना लेस एक्सपेंसिव डिवाइस है, जैसा कि आपके चीप कैमराज में यूज़ करनी हो, सेल फोन्स में वगैरह में यूज़ करनी हो। CMOS की सबसे अच्छी निशानी मैं आपको बताऊँ ना, जो मैंने पढ़ा और मैंने देखी भी ये चीज़, कि जब कभी भी आपको 3 चीज़ें मिनिमम रिक्वायर्ड हों तो फिर आप CMOS को यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉस्ट बचानी हो, स्पेस कम रखनी हो और पावर कंजप्शन का फैक्टर कम करना हो, तब आप जो है ना CMOS को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो एक जनरल छोटी सी एक कोई कहानी थी जो मैंने सोचा मैं आपको सुना दूँ, ठीक है जी। अब हम लोग जी बात करते हैं, अच्छा ये एक आपका एक सवाल था, ये मैंने सोचा था मैं इसका जवाब ज़रूर दूँ, कि आखिर क्यों डिजिटल सिग्नल को प्रेफरेंस मिलती है, एनालॉग बेचारे को कोई पूछता ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, एनालॉग सिग्नल की भी अपनी अहमियत है जी,
और उस बेचारे को भी पूछते हैं, क्योंकि एनालॉग आता है तो डिजिटल में होता है, एनालॉग ही ना हो तो फिर हमारे पास A to D कन्वर्टर ही ना हो। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं, हर जगह अपनी अपनी अहमियत है, मगर हम लोग डिजिटल इस वजह से करते हैं क्योंकि देखें जब हम एनालॉग की बात करते हैं ना तो उसमें डिस्टेंस मैटर कर रहा होता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे ना, वीडियो की क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाएगी। अब ये वीडियो सिग्नल कैरी कैसे होता है एनालॉग में, कोएक्सियल केबल के थ्रू। जितनी लंबी कोएक्सियल केबल होती चली जाएगी उतनी ही आपकी वीडियो क्वालिटी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मगर जब अगर हम डिजिटल की बात करें तो फिर डिजिटल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो है ना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे तो डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आप स्टोरेज जो है ना डिजिटल इमेजेस को या डिजिटल सिग्नल को आप इजीली स्टोर कर सकते हैं, जिसको और रिट्रीव भी कर सकते हैं, जिसको एक टर्म आप सुनेंगे जी स्मार्ट सर्चिंग। स्मार्ट सर्चिंग मेरे ख्याल है लेक्चर नंबर 1 में भी हम लोग ने जिक्र किया था। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक अगर मैं आपको एक आप शुरू में आपको याद होगा कि जो है ना कि जब आप लोग छोटे होंगे तो आप लोगों को याद होगा आप लोग VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर के ऊपर फिल्म देखते होंगे। ठीक है, वो आपकी ऑडियो कैसेट्स थी, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स थी जो कि ऑडियो सिग्नल के ऊपर काम कर रही थी। ठीक है, तो अगर मैं आपको उस कैसेट के अंदर मैं कोई 50 गाने डाल के दे दूं और मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ज़रा सॉन्ग नंबर 27 निकाल के दिखाएं, आप कैसे निकालेंगे? आप उठाएंगे, उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे, आप स्टॉप दबा के फॉरवर्ड करेंगे, मगर आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। मगर अगर मैं आपको एक USB के अंदर मैं आपको कोई 10,000 गाने डाल के दे दूँ और मैं आपसे ये बोलूँ कि यार मुझे आप 6,635वां गाना निकाल के दिखाएं, तो आप उसको फाइल साइज से भी निकाल सकते हो, अल्फ़ाबेट से भी निकाल सकते हो, सॉन्ग के नेम से भी निकाल सकते हो, आप उसको डेट के हिसाब से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे चाहे, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्मार्ट सर्चिंग। ठीक है, तो डिजिटल के अंदर स्मार्ट सर्चिंग का ऑप्शन मौजूद है, आप सबको पता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग जो है ना डिजिटल सिग्नल को मोर इम्पोर्टेंस देते हैं बनिस्बत इसके कि एनालॉग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखें जी CMOS और CCD की तस्वीरें आ गई जी आपके सामने। ठीक है जी, CMOS और CCD की आपके सामने ये आ गई। ये CMOS कहलाती है जी और ये आपकी CCD। ठीक है, CCD और CMOS। ये देख रहे हैं आप, एक और चीज़ देखें, CMOS के साथ ये देख रहे हैं ये सर्किट्स भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये सर्किट्स लगे हुए हैं जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ ना, ये देखें ये सर्किट्स लगे हुए हैं CMOS के। जबकि CCD के अंदर आप देखें ना सिर्फ सेंसर, ये जो देख रहे हैं ना ये चीज़ सेंसर कहलाती है आपकी। अभी मैं आपको एक और चीज़ आगे बताने लगा हूँ, ये चीज़ ना सेंसर है, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपकी सेंसर हो गई। देखना CCD कोई बेचारा वो जिस तरह UDP होता है ना आपका, जिस तरह एक TCP होता है, एक UDP होता है। TCP बेचारा कितनी मेहनत कर रहा होता है, वो एक्नॉलेजमेंट भी दे रहा होता है, वो ओवरहेड्स बढ़ा रहा होता है, अपने मेहनत कर रहा होता है, हर एक की केयर करता है। इस तरह से बेचारा CMOS भी कर रहा होता है। और UDP होता है भाई, जाना है तो जा, नहीं जाना तो ना जा, बस मेरा काम है भेजना। वो गुस्से में भेज रहा होता है, भाई जाना है तो जा, नहीं जाना तो कोई मसला नहीं। इस तरह से CCD भी ये कर रहा होता है, बस मेरे पास सेंसर है, मैं इमेज बना दूंगा, बाकी जितने भी मुझे पावर शावर ये सब वो सब जो है ना ये कैमरे का काम है। ठीक है, वो कैसे है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो आगे आए कलर फिल्टरिंग, ये एरो आ गए हैं कलर फिल्टरिंग के, मगर अभी कलर फिल्टरिंग नहीं आया। देखें जी RGB मेनली। अभी मैं ना आपको सेंसर से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, और वो है जी आपका कलर फिल्टरिंग का। ठीक है जी, कलर फिल्टरिंग क्या होती है? कलर फिल्टरिंग, चलें जी, आपका जो इमेज सेंसर होता है ना, जब वो क्या कर रहा होता है, वो अपने पास अमाउंट ऑफ लाइट को रजिस्टर कर रहा होता है। ठीक है, अब वो कलर नहीं बता रहा होता। आपका जो सेंसर होता है ना, सॉरी कैमरे का जो सेंसर होता है, मैं आपका बोले जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो कैमरे का सेंसर होता है ना वो बेसिकली कलर ब्लाइंड होता है। वो कलर ब्लाइंड कैसे होता है? वो सिर्फ ब्राइटनेस टू डार्कनेस बता रहा होता है। ठीक है, वो जब कभी भी अमाउंट ऑफ लाइट उसके पास आती है ना लेंस के थ्रू, तो फिर वो सिर्फ ब्राइटनेस शो कराता है या तो डार्कनेस शो कराता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप सेंसर जो होता है ना वो कलर ब्लाइंड होता है। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए ना, उसकी कलर ब्लाइंडनेस को बल्कि ख़त्म करने के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि उसकी कलर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं। वो फ़िल्टर क्या कर रहा होता है? वो फ़िल्टर जो है ना सेंसर के आगे लगता है और वो
कलर टोन असाइन कर रहा होता है हमारे सेंसर को। मिसाल के तौर पे अगर ब्राउन कलर आया है तो फिर वो फ़िल्टर क्या करता है, वो ब्राउन कलर को जाने देता है, बाकी सबको रोक लेता है। इसी तरीके से अगर कोई ब्लू कलर आ गया, अगर कोई ब्लैक कलर, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, येलो, कोई भी कलर आ गया तो फिर ये फ़िल्टर क्या करता है, उसमें से उस पर्टिकुलर कलर को पास आउट करता है और फिर बाकी सबको रोक लेता है। ठीक है, यही वजह है कि हम लोग, और ये जो कलर टोन है ना जो असाइन कर रहा है, ये जो फ़िल्टर है, ये ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आपने रख दिया और हमने अपनी मर्ज़ी से बना लिया। नहीं, हम लोग ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है कि वो तमाम कलर्स शो करे ये फ़िल्टर जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में आए। और विजिबल स्पेक्ट्रम में क्यों आए, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम आपकी आँख देख सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 2 कॉमन रजिस्ट्रेशन मेथड्स जो है ना हमारे पास यूज़ होते हैं कलर फिल्टरिंग की। जब कभी भी हम बात करते हैं तो फिर हम एक फ़िल्टर को यूज़ करते हैं जो कि सेंसर के आगे लगता है। वो सेंसर के आगे क्यों लगता है, ताकि आने वाली लाइट को वो जो है ना कलर असाइन कर सके, और वो फिर जब इम्पैक्ट मारें आपके सेंसर के ऊपर तो आप वो पर्टिकुलर कलर या वो इमेज देख सकें। ठीक है, 2 तरीके के हमारे पास रजिस्ट्रेशन मेथड्स हैं कलर के। एक कहलाता है जी RGB और एक कहलाता है जी CYMK। ठीक है, ये 2 मेथड्स के नाम है। RGB क्या होता है, ये रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। CYMK वो हम आगे देखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें जी, ये डायग्राम आ गई है आपकी RGB की। ये देख रहे हैं, ये है जी RGB। ठीक है, ये आ गई आपकी रेड, ये आ गई आपकी ग्रीन, ये आ गई आपकी ब्लू। ये है जी CYMK। ठीक है, अभी मैं इसकी डेप्थ में ही जाने लगा हूँ। RGB को जो है ना, ये RGB बेसिकली प्राइमरी कलर्स, एक कॉन्सेप्ट है जी यहाँ पे, प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स। कोई भी ऐसे कलर जो हमारे पास पहले से मौजूद हों इंग्रेडिएंट्स के तौर पे, सही है। मिसाल के तौर पे, बल्कि इस बात को मैं पूरा ही कर दूं कि कोई भी ऐसे कलर्स जो मेरे पास फंडामेंटल कलर्स हों जिनको मिला के मैं कोई दूसरे कलर प्रोड्यूस कर सकूं, वो जो है ना मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं रिस्पेक्टिवली। मसलन कि अगर मेरे पास कोई कलर है लाइक रेड, ग्रीन और ब्लू, ये मेरे प्राइमरी कलर्स हो गए। मैंने रेड और ग्रीन को मिला के मैंने ब्राउन बना लिया, वो ब्राउन मेरा सेकेंडरी कलर हो गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स ये कलर। RGB जो है ना वो प्राइमरी कलर्स होते हैं। इनको हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जब मिक्स करते हैं ना तो फिर हमारे पास नए कलर प्रोड्यूस होते हैं। नए जो कलर प्रोड्यूस होते हैं वो विजिबल होते हैं हमारी आँखों के लिए, यानी वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाए करते हैं। ठीक है, एक जनरल सी बात है, ये ग्रीन जो है ना, ग्रीन के मुतालिक आपको बता दूं ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारी आँख के लिए। क्यों? क्योंकि जो है ना इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस लॉजिकल रीज़न नहीं है। सिंपली ये कि जो आपका सन की जो रेज़ होती है ना उसके अंदर जो ग्रीन है उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर मैं आपको तमाम कलर शेडेड रख दूं और मैं आपको उसमें ग्रीन का टच भी दे दूं तो फिर आपको ग्रीन ज़्यादा हाईलाइट नज़र आएगा बनिस्बत और कलर के। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे जो आपको रीज़न ढूंढने के पीछे पड़ जाए आप। ठीक है जी, तो बस ये चक्कर है कि हाँ इसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो सन रेज़ की बीम्स होती हैं उसमें जो है ना उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें नज़र ज़्यादा आ रहा होता है ग्रीन कलर बनी पर दूसरे कलर्स के। ठीक है जी, अच्छा अब मैं थोड़ी सी ना RGB की बात करने लगा हूँ। एक था CYMK, एक था RGB। RGB का जो फाइल साइज़ होता है ना वो 25% लेस होता है CYMK के मुकाबले में। यही वजह है कि हम लोग RGB को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा इस लेक्चर के एंड में ना अभी मैं यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इस पे परेशान नहीं होना है आपने। RGB जो है ना प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। एक स्कैनिंग टेक्निक से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इमेज हमारा सेंसर जो है ना वो हमारा किस तरीके से इमेज को स्कैन करता है। उसकी 2 टेक्निक्स है, एक प्रोग्रेसिव कहलाती है, एक इंटरलेस्ड स्कैनिंग कहलाती है। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग होता है ना उसके लिए RGB को यूज़ किया जाता है और जो इंटरलेस्ड स्कैनिंग है उसके लिए हम CYMK को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब देखें जी, जो RGB है ना उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं पॉइंट्स इसलिए नहीं ला रहा आपके सामने
क्योंकि पहले मैं एक दफ़ा आपको समझा दूं, फिर जब मैं पॉइंट लेकर आऊँगा तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। RGB, जब कभी भी RGB का जिक्र आ जाए ना, आप समझ जाएं ये हमेशा तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस के लिए यूज़ होते हैं। लाइक आप अपने मॉनिटर्स की बात कर लें, आप PDA स्क्रीन्स की बात कर लें, ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की बात होगी तो फिर RGB का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ये जो कलर्स है ना, ये इसको अगर हम मिलाएं, इसको वही वाली पुरानी वाली बात, इस प्राइमरी कलर को मिला के हम कई बेशुमार सेकेंडरी कलर्स हम लोग जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कभी भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, आपने वेब बैनर्स बनाने हों, आपने जो है ना न्यूज़ लेटर्स वगैरह जो है ना आपने बनाने हों, तो आपके जो फाइल होगी या आपके जो इमेजेस होंगे ना वो RGB की प्रोफाइल पे सेट होती हैं, ठीक है। चांसेस यही होते हैं ज़्यादातर कि आप कोई भी फ़ाइल इंटरनेट के ऊपर या आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के ऊपर कभी भी कोई भी फ़ाइल आप रिसीव करते हो तो वो मेनली बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो RGB के ऊपर होती है। इसको चेक कर लें, अच्छी प्रैक्टिस कहलाती है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपने उसे चेक कर लिया, ठीक है। अच्छा, RGB को हम लोग ना एडिटिव कहते हैं, एडिटिव कलर मॉडल कहते हैं। RGB को हम एडिटिव कलर मॉडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलें यहीं पे मैं लगातार बता दूं, ये देखें ये जो चीज़ है ना, ये देखें ये सेंसर आ गया जो मैं आपको दिखा रहा था ना CCD और CMOS के अंदर। ये देखें आप, ये चीज़, ये सेंसर है, बेचारा कलर ब्लाइंड है। इसकी कलर ब्लाइंडनेस हमने कैसे ख़त्म की है, ऐसे, ये आगे हम लोगों ने RGB लगाया है। ये देखें ये जो चीज़ है ना, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कलर फिल्टरिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना वो ये चीज़ है। ये देखें सेंसर के आगे लगा हुआ है, ये देखें ये सेंसर है और ये इसके आगे ये लगा हुआ है, ठीक है। खैर तो सही है ना। RGB को हम लोग एडिटिव कलर मॉडल कहते हैं। अब एडिटिव कलर मॉडल क्यों कहते हैं, देखें जब हमारे पास इन तीनों कलर को जब हम मिला देते हैं ना, सही है, तो हमारे पास जो कलर आता है ना वो वाइट कलर आता है। अच्छा अब हम मिलाने से क्या मुराद है, देखें हम लोग इसको, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं मेजर कैसे करते हैं। हमारे पास इसको हम लोग मेजर जो है ना 0 से लेके 255 वैल्यू तक हम लोग मेजर करते हैं। लाइक अगर मेरे पास R, G और B की तीनों वैल्यू को मैं प्लस कर दूं और मेरे पास रिज़ल्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए 255 आ जाए, तो क्या होगा, मेरे पास वाइट कलर आ जाएगा। अगर मेरे पास रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों की वैल्यू 0 हो तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, वो ब्लैक आएगा। अब मैंने इसको एडिटिव कलर मॉडल क्यों कहा था, क्योंकि ये ब्लैक से वाइट की तरफ ट्रांजिशन कर रही है। इसका मतलब है डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ कर रही है। तो इसका मतलब है ना, ब्राइटनेस कब आता है, जब कलर्स डार्कनेस के अंदर आप ऐड करते जाते हो तो फिर ब्राइटनेस की तरफ आप आते हो। इसलिए इसको हम एडिटिव कलर मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, 0 से लेकर 255 तक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 255 तक, इसके दरमियान आप वेरिएशन लाते जाओ, आप डिफरेंट कलर्स बनाते चले जाओगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जी, ये देखें जी, ये आपने देख लिया प्राइमरी कलर मिक्स करते हैं प्रोड्यूस, सेकेंडरी कलर आ जाता है, इस प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में यूज़ होता है, 25% लेस फाइल साइज़ होता है CYMK से, यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज एडिटिव कलर, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू हम इसको कहते हैं। अब आ गया जी CYMK, देखा ये आपको कोई मसला RGB के अंदर कोई मसला नहीं। CYMK सबसे पहले तो हमें ये पता हो CYMK होता क्या है। सी कहते हैं सियान को, जिसको हम लोग पेल ब्लू कहते हैं, पेल ब्लू, डल ब्लू, मडी ब्लू, कुछ भी कह लें आप, ठीक है ना, ज़रा धुंधला सा होता है। ये इस तरह का सॉलिड ब्लू नहीं होता, ये इस तरह का सॉलिड ब्लू नहीं होता, ये इस तरह का होता है पेल ब्लू, ठीक है। वाई क्या है जी, येलो, ये देखें ये पेल येलो है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटा, हॉट पिंक कहते हैं हम इसे, मैग्नेटा को हम हॉट पिंक कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, हॉट पिंक इस तरह का होता है हॉट पिंक, एक तो पता नहीं यार वो कहाँ चला जाता है, ये हॉट पिंक कहलाता है। के शुरू के अंदर ना की के लिए यूज़ होता था, ठीक है। ये की को हम लोग कहते थे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर कहते हैं। ये देखें ये रहा ब्लैक कलर, ठीक है। ये तो मेरा ख्याल है ये ब्लैक कलर में ऐसे शो कर दूं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये रहा ब्लैक कलर। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि, कुछ लोग को मैंने ये सुना था एक कहते हुए, बल्कि मैं एक आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा मैं फील्ड पर गया और ये उस वक्त की बात है जब मैं पाकिस्तान में था।
तो हम लोग एक फील्ड में गए, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग दोनों गए और हम लोग ने कहा कि जो है ना कि जी ये तो CYMK, क्योंकि कुछ प्रिंटिंग वगैरह का पर्पज़ था। तो हम लोग ने कहा कि भाई ये तो CYMK है। तो वो कहता है कि जो है ना कि ये अच्छा हाँ ये के वही है ना की जिसको हम ब्लैक कलर कहते हैं। हमने कहा जी जी बिल्कुल। कहते हैं हाँ इस बेचारे के पीछे के आ गया, के से हम लोग ब्लैक को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्लैक का जो बी था ना वो RGB में ब्लू ले गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। की कहते ही ब्लैक कलर को थे, ठीक है। जब ये जो मॉडल बन रहा था कलर मॉडल, तो उसके अंदर CYMK के की को कहा गया और की ब्लैक को रेफ़र करता है, ठीक है। इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है कि ब्लू इस ब्लैक के जो बी था उसको ब्लू ने चुरा लिया RGB वाले में, ठीक है। तो CYMK सियान आ गया, येलो आ गया, मैग्नेटा आ गया और के की ब्लैक आ गया, ठीक है जी। अच्छा, और देखें जी, जब कभी भी हमने जो है ना जिस तरीके से वो आपके RGB आपके किसके लिए यूज़ होता था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस के लिए। इसी तरीके से जब आपको प्रिंटिंग के लिए कोई भी कलर मॉडल यूज़ करना पड़ता है वो आपका CYMK कहलाता है, ठीक है। CYMK क्या होता है? CYMK मैंने आपको बता दिया कि ये सियान होता है, येलो, मैग्नेटा, की ब्लैक को कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये भी प्राइमरी कलर्स हैं, इनको मिलाएं वो भी कुछ और बन जाएंगे। इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है ना वो ये कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ ना कि मुझे सॉलिड रेड दिखाएं आप CYMK के अंदर, तो आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सॉलिड ब्लैक दिखाएं, सॉरी सॉलिड ब्लू दिखाएं, तो भी नहीं दिखा सकते आप। इसके अंदर कोई भी सॉलिड कलर नहीं है, इसके अंदर सारे डल कलर्स यूज़ होते हैं। तभी ये प्रिंटिंग के लिए जो है ना हमारी विजिबिलिटी जो होती है ना आँख की, वो बड़ी अजीब है। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के अंदर देख रहे होते हैं तो हमें सॉलिड कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मैं उसके अंदर कोई पेल कलर दिखाना शुरू कर दूँ ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप कहेंगे यार इस पिक्चर के अंदर वो बात ही नहीं है। हाँ, अगर मैं प्रिंटिंग के अंदर मैं आपको सॉलिड ब्लैक, सॉलिड रेड दिखाना शुरू कर दूँ तो भी आप कहेंगे कि यार ये कैसा इमेज आ गया। इसीलिए CYM 2 मॉडल बनाए गए, एक के अंदर सॉलिड रखा गया कलर्स और एक के अंदर पेल, मडी और हॉट कलर्स रखे गए, ठीक है। आपको ये सोचे कि ये कैसे लगाया कि भाई ये सारी चीज़ें चेक की गई हैं पहले, ठीक है ना। ये पहले बाकायदा इंस्पेक्ट की गई हैं कि सॉलिड कलर के इमेज किस में ज़्यादा बेहतर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आएगा कि प्रिंटिंग में आएगा। जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आएगा तो RGB उसके लिए रेफ़र कर दिया गया। CYMK किसके लिए आएगा? जी इलेक्ट्रॉनिक के लिए आएगा कि उसके लिए आएगा? नहीं जी, प्रिंटिंग के लिए आएगा, तो ये प्रिंटिंग के लिए मख्तस कर दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप प्रिंटिंग के लिए आप RGB नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, मगर जो मॉडल है ना वो डेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं मगर वो बात नहीं आएगी, पिक्चर की क्वालिटी वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब कभी भी हमने कलर प्रिंटर्स वगैरह जो आपके यूज़ हो रहे थे प्रिंटिंग के लिए, कोई भी ऐसी डिवाइस यूज़ हो रही हो लाइक कलर प्रिंटर्स हो गए आपके, ठीक है वो, या आपने कभी भी कोई ब्रोशर्स वगैरह बनाने हो, एडवर्टीजमेंट बनाने हो, फ्लायर्स बनाने हो, न्यूज़ लेटर्स बनाने हो, डायरेक्ट ईमेल के पीसेस जो होते हैं अगर आपने उसको प्रिंट आउट निकालना हो तो फिर हम लोग CYMK यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस कलर मॉडल कहते हैं। इसको हम सब्ट्रैक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको मेजर कैसे करते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा आसानी हो जाती है ना बताने में। तो इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, 0 से लेके 100% होता है इसको जिसमें हम मेजर कर रहे होते हैं। देखें जी 0% पे, यानी इसका मतलब जब CYM और K चारों की वैल्यू मेरे पास 0 होती है ना, और जब मैं इनको आपस में प्लस कर दूं तो फिर मेरे पास नेट रिजल्ट 0 आएगा। वो 0 मेरा वाइट कलर होता है और मैक्सिमम जो 100% में मुझे मिलता है वो मुझे ब्लैक मिलता है। तो इसकी ट्रांजिशन वाइट से ब्लैक में हो रही है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि मैं ब्राइटनेस से कलर कम करते 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 एक वक्त आता है कि जो मेरे पास ब्लैक इन कलर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल कहते हैं, उसको एडिटिव कहते हैं, इसको सब्ट्रैक्टिव कहते हैं, ठीक है जी। CYMK के अंदर जो है ना जो आपके फिजिकल कलर्स हैं ना वो इतने ज़्यादा आइडेंटिकल नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, नंबर ऑफ़ कलर CYMK जो प्रोड्यूस करता है, बल्कि ये कोई इतना वो नहीं है। अगर मैं आपको मैंने पहले बात बता दी, हार्ड ऑरेंज अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई प्रोड्यूस करके दिखाएं तो फिर आप इसमें CYMK में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर सारे पेल और हॉट और मडी कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जी आपका CYMK का कॉन्सेप्ट। दे देंगे से प्राइमरी कलर मिक्स, ये बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट था। इंटरलेस स्कैनिंग के लिए ये मैंने आपको बताया था, प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, सयान, पेल, बेलो, येड, मैग्ना, हॉट, पिंक, की ब्लैक यूज़ होता है, ठीक है जी, कोई मसला इसके अंदर। अब मैं आप लोगों को जब सेंसर की बात बताऊंगा ना, अब आपने सेंसर के अंदर जो है ना
मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अब आपने सेंसर के अंदर ना मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। अब आप समझ गए ना क्यों? क्योंकि मैं खाली सेंसर की अगर मैं इसकी बात करूँगा तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है, वो तो कलर ब्लाइंड होता है, वो तो सिर्फ ब्राइटनेस डार्कनेस बताएगा। ये जो हम फिल्टर लगाते हैं ना आगे, ये वाला अगर हम लोग ये जो फ़िल्टर लगा रहे होते हैं ना आगे, ये इसी के ऊपर हम लोग मेनली बात करेंगे। मेरे ख्याल है अब हम लोग अपनी मेनली एंड ऑफ द स्लाइड्स की तरफ जा रहे हैं। सीसीडी क्या है जी? चार्ज कपल डिवाइस। मैंने आपको पहले बताया चार्ज कपल डिवाइस। ये देखें जी, ये चार्ज कपल डिवाइस की फंक्शनैलिटी आ गई। सबसे पहले हम बात करेंगे जी चार्ज कपल डिवाइस की। चार्ज कपल डिवाइस कैसे काम करता है? चार्ज कपल डिवाइस सीसीडी, देखें जब हम चार्जेस की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में एक वर्ड आता है जी कैपेसिटर। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल है सबके जहन में आ रहा होगा कि इस वक्त कैपेसिटर क्या करता है? ये चार्जेस को स्टोर करता है। ये डायरेक्टली उन चार्जेस को स्टोर कर लेता है जो कि आपके लेंस से आ रही होती हैं। लाइक आपके जो लाइट सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना, जो आपके फोटॉन्स आ रहे होते हैं, ठीक है, ये उनको कर लेता है, उनको स्टोर कर लेता है डायरेक्ट। अच्छा, इसकी जो सर्किटरी होती है ना, वो ये सेंसर क्या करता है, ये जो सीसीडी होती है ना, ये तकरीबन 100 गुना ज़्यादा पावर लेता है अगर हम CMOS के मुकाबले में बात करें। वो क्यों लेता है? क्योंकि आप देख लें कैमरे के अंदर इसने अपने तमाम सर्किट्स जो है ना कैमरे के अंदर दिए हुए। देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये मैं पेन ले लूँ ज़रा, मेरे पेन में सिलेक्शन बनना थोड़ी देर लगती है। ठीक है जी, तो ये देख रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये जो सर्किट है, ये पूरा आपका कैमरे के अंदर बन रहा है। ठीक है, इसने कहा मेरे क्लॉक ड्राइवर्स, टाइमिंग जनरेटर्स, ऑसिलेटर्स, बायस जनरेटर्स, गेन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी A to D, ये सारी चीज़ें कैमरे के अंदर होती हैं। तो कैमरे की जो सर्किटरी होती है वो बढ़ जाती है। अब इन सबको कैमरे ने पावर देनी होती है। उसके अलावा इस CCD का जो सेंसर है, इसको भी इसी कैमरे ने ही बेचारे ने पावर देनी है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो है ना CCD जो है ना ज़्यादा पावर लेता है बनिस्बत इसके CMOS के मुकाबले में। ठीक है, पहली ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा उसके साथ जो है ना, देखें जी इसके अंदर आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ग्रीन कलर जो है ना वो ट्वाइस इन कलर है, मतलब ये ट्वाइस टाइम मौजूद है, ये जो है ना एज़ कम्पेयर टू द रेड और ब्लू। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जितनी भी एडिशनल सर्किटरीज होती हैं, लाइक आप अपने एम्पलीफायर्स की बात करें, डिजिटाइजर्स की बात करें, नॉइज़ करेक्शन की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो वो जो है ना इंस्टॉल होती हैं किसके अंदर? सेंसर के अंदर। सॉरी, ये इंस्टॉल होती हैं किसके अंदर? डिवाइस के अंदर, लाइक कैमरे के सर्किट बोर्ड के अंदर इंस्टॉल होती हैं इन एडिशन विद द CCD आपके सेंसर के साथ। ठीक है, यही वजह है कि जो है ना ये ज़्यादा स्पेस लेती है डिवाइस के अंदर और मोर पावर लेती है। क्यों? क्योंकि ताकि वो इन सर्किट्स को एनर्जाइज भी तो कर सके। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ज़रा फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। देखें अब जब हम सेंसर की डिटेल की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर आपको दो बातें याद रखनी ज़रूरी हैं। एक प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन, सही है, और एक इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन। ठीक है, एक आपकी जो है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन और एक इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन। इन दो कन्वर्जन्स का ना आपने कॉन्सेप्ट रखना है। अभी मैं बताऊंगा इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, CCD ये थोड़ा ज़रा डेडिकेटेड होता है इसके अंदर। देखें जी CCD की बात जब हम करते हैं ना, चार्ज कपल डिवाइस, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कैपेसिटर का जिक्र आता है। ये डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है चार्जेस को जो कि डायरेक्टली आ रहे होते हैं आपकी अमाउंट ऑफ लाइट जो कि स्ट्राइक करती है सेंसर से। जितनी अमाउंट ऑफ लाइट होती है उसके जो है ना उसके हिसाब से ये अपने चार्जेस को डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर्स होते हैं टाइनी कैपेसिटर्स होते हैं, सही है ना, ये फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन कर रहे होते हैं। अब आप प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कह लें, फोटोन टू इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगी।
ठीक है, आपके पास लाइट सिग्नल आया लेंस से, यहाँ से टकराया, उसने फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन कर ली। कैसे कर ली? कैपेसिटर्स लगे हुए थे जी, उसने जो है ना स्टोर कर लिया, उसके बाद कन्वर्जन हो गई। ठीक है, अब ये देख रहे हैं एक टर्म आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चार्ज कपल डिवाइस। ये कपल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाला पिक्सल, ये सारे नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, ठीक है, ये वाला पिक्सल इस वाले पिक्सल के साथ बाइंड है, ठीक है, सॉरी, सही है ना, ये वाला पिक्सल इस वाले पिक्सल के साथ बाइंड है, ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पिक्सल ये वाले पिक्सल के साथ बाइंड है। तो ये इसी तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ इस तरीके से बाइंड है, ठीक है। इसी तरीके से होगा क्या, ये क्यों बाइंड है, ये क्यों कपल है? ये कपल इस वजह से ताकि जब ये वाले पिक्सल, ये वाली रो के जो पिक्सल है ना, जब ये रो नीचे आए ना, यहाँ पर आए इसके पास, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे इस तरह से लाइन बाय लाइन खिसक के नीचे आते रहेंगे, ठीक है, इसीलिए बाइंडेड है। ये आप समझ लें, ये वाला इसके साथ बाइंड है, ये वाला इसके साथ बाइंड है, ये वाला इसके साथ, इसी तरीके से ना ये पूरी एक रो दूसरी रो के साथ कंसेक्टिवली और सक्सेसिवली बाइंड है आपस में, सही है। अब होता क्या है कि इसके ये कहता है कि भाई क्लॉक ड्राइवर्स की मैं बात करूं, टाइमिंग जनरेटर, ऑसिलेटर, इन जितनी भी कैमरे के अंदर सर्किट बोर्ड लगा हुआ है ना, उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। मेरे पास सिंपल जो पिक्सल्स आएंगे, मैं क्या काम करूंगा, उनके पास, मेरे पास जो लाइट सिग्नल आएगा, मैं उसकी फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन कर दूंगा और मैं भेज दूंगा इसके पास। ये क्या चीज़ है? ये शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है, ये रजिस्टर होता है, ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये आपका रजिस्टर कहलाता है, ठीक है। अब ये मैंने एरो इसलिए नहीं दिया कि ये आप फोटोन टू इलेक्ट्रॉन समझे, बल्कि मैं इसे मिटा ही देता हूँ, या कोई गलत फहमी ना हो जाए ना फिर, ठीक है जी। ये आपका रजिस्टर कहलाता है। मैं रजिस्टर असल में लिखना नहीं चाह रहा, वो मैं लिखूँगा तो फिर आप लोग वो फेसबुक वगैरह पे शिकायतें शुरू हो जाएंगी आपकी, सर आप प्लीज़ सर काशिफ वाला पेन ले लें। तो भाई मेरे, अगर मैं सर काशिफ के पास होता ना, तो मैं उनका कंप्यूटर ही ले लेता, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ ये मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से लिख रहा हूँ, ये मैं, ठीक है जी, ये जी रजिस्टर है। आखिरकार आप लोगों की दुआओं के साथ मैंने लिख ही लिया रजिस्टर, ठीक है। ये मैं ज़रा जी को क्लोज़ कर दूँ, ठीक है जी। ये शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रो शिफ्ट रजिस्टर कह लें आप इसे। ये सिंपल ये क्या करता है, ये तमाम पिक्सल्स को उठाता है। ये जो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन या फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन जब हो जाती है, तो फिर ये क्या करता है सारे, अच्छा इसके अंदर मैं एक और चीज़ बता दूं, अब हर पिक्सल आ रहा है, ये जो जितने भी रेड ग्रीन ब्लू है ना, ये पिक्सल्स हैं, ये एक एक पिक्सल्स हैं, ठीक है। रेड वाला जो है ना, जब फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन कर लेता है, वो इसके पास चल, वो फिर उसके बाद ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है। हर पिक्सल अपने टाइमिंग के हिसाब से ना फोटोन टू इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन कर रहा है। लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि अभी टाइमिंग मैच हो रही होगी। लाइक अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 केबिन है और मैं 10 बंदों को भेज दूँ कि उधर जाके बिल जमा कराएं, तो हो सकता है कि एक बंदा 5 मिनट ले और एक बंदा 2 मिनट ले, एक बंदा 1 मिनट ले, एक बंदा 3 मिनट ले, सबके टाइम डिफरेंस आ सकता है। मगर अगर मैं उनसे ये कहूँ कि वापसी में जो है ना आप सब ने लाइन बना लेनी है, और जब लाइन बना लेंगे तो फिर आपने जो है ना फला गेट नंबर 10 से निकलना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ जी टाइमिंग्स जो है ना मेरी मिसमैच नहीं है? क्योंकि टाइमिंग तो मैच हो जाएंगी, फिर तो सिंक हो जाएंगे वो 10 के 10 बंदे। इसी तरीके से ये क्या कर रहे होते हैं, जब आपके पिक्सल्स इस सेंसर के पास आते हैं, तो ये सेंसर क्या करता है, ये अपने हिसाब से तो फोटोन के इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन कर देता है। क्यों फोटोन के इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन कर देता है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी क्यों कन्वर्जन ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फोटोन टू इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन करता है और वो इस शिफ्ट रजिस्टर के पास खिसक खिसक के चले जाते हैं। लाइक इन सब ने जब फोटोन टू इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन कर ली, तो इसने क्या काम किया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर, इस तरीके से करते करते ये सारे यहाँ पे उतर गए, ठीक है। और ये वाली जो रोती ये खिसक के यहाँ पे आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन करेगा। ये जो शिफ्ट रजिस्टर के पास आया ना, ये इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन क्यों करेगा, क्योंकि हमें इसने ना आगे इस गेन के पास भेजना है। ये गेन क्या होता है, ये एम्पलीफायर होता है, ये एम्पलीफाई करता है आपके इमेज को, ठीक है।
अब एम्पलीफायर का जो इनपुट होता है ना वो वोल्टेज होना चाहिए। यही वजह है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन किया ताकि वोल्टेज इसका इनपुट बन जाए। ठीक है, ये नहीं, इसका इनपुट बन जाए। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ से जो सिग्नल आया आपके पास एनालॉग, तो इस सेंसर की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ इस सेंसर की मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुकें, थोड़ी ज़रा ज़्यादा गंदगी हो गई है। ठीक है, अब मैं अगर मैं सिर्फ इस सेंसर की मैं बात करूं, CCD की, ठीक है जी, ये देख रहे हैं इसका तो आउटपुट इस सिर्फ रजिस्टर से निकल गया, यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया। ये जो आउटपुट है ना ये एनालॉग होता है इसका, इसीलिए हम लोग कहते हैं CCD का जो आउटपुट होता है ना वो एनालॉग होता है। क्यों? क्योंकि ये तो कैमरे का सर्किट बोर्ड है, ये तो कैमरे का आउटपुट आ रहा है, फिर उसके बाद A to D के पास गया और फिर आपके पास इमेज आ रहा है, मगर जो सेंसर का आउटपुट है वो तो एनालॉग है ना। क्योंकि आगे तो कन्वर्जन अभी A to D से पास ही नहीं हुआ, वो कैमरे की सर्किट बोर्ड है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि CCD जो है ना वो इंडिपेंडेंट काम करता है जी, वो किसी की कोई परवाह नहीं करता। वो कहता है बस मेरे पास इमेज आएंगी, मैं 2 काम करूंगा और मैं आगे बढ़ा दूंगा। इस सेंसर के पास, CCD के पास, इसीलिए देखें इसकी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ही नहीं। इसीलिए ये क्या करता है, जितनी भी लाइट आती है ना वो यहाँ से इस पूरे के पूरे सेंसर से टकराती है। टकराने के बाद जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आएगी उतनी ज़्यादा फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन होगी उतनी ज़्यादा ये शिफ्ट रजिस्टर से इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन होगी, गेन के पास जाएगी। इस गेन के पास जाने के बाद ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा इमेज को और फिर A to D के पास भेजेगा और फिर डिजिटल इमेज आपके ये रहा सामने, ये पहाड़ियाँ वादियाँ जो भी आई हैं। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। ऑपरेशन ये एक सेंसर, एक CCD सेंसर ऐसे काम करता है। कैमरे के अंदर सर्किट बोर्ड्स होती है। इन जनरल एक मैं ओवरव्यू दे दूं तो कैमरे के अंदर सर्किट बोर्ड्स होती हैं। वो कैमरे की क्या कर रहा होता है, कैमरा सर्किट बोर्ड जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। लाइक अब ये जो कैमरा, क्लॉक ड्राइवर, टाइमिंग जनरेटर, ऑसिलेटर, इन सब की डिटेल में जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं। लाइक टाइमिंग जनरेटर की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसे सर्किट होते हैं जो कि टाइमिंग सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसको हम क्लॉक सिग्नल भी कहते हैं। ये क्यों प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ताकि जो सर्किट के ऑपरेशन है ना वो सिंक हो जाए। ठीक है, तो लिहाजा हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सोचने लग जाएंगे क्या हम लोग ने जस्ट मेनली गेन का मैंने इसलिए भी जिक्र कर दिया, क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन हो रही है सबके जहन में आ रही है ये क्यों हो रही है, ये इसी वजह से। अब कोई ये सोचे कि जो है ना कि सर हम क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि फ़ोटोन से डायरेक्ट वोल्टेज में कर लें? नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग ने फ़ोटोन से इलेक्ट्रॉन में करना ही था और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज करने की। क्यों? क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर का मकसद था और बस इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। ठीक है, और ना मैं इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपके लिए बढ़ाना चाहूँगा कि मैं अब आपको ये बताऊँ कि प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन क्यों हुई है, क्योंकि कैपेसिटर इन्वॉल्व हुआ और फिर फलाना डिमकाना चीज़ें, मैं इसलिए छोड़ना, लीव इट। बस इतना काफ़ी है कि कैमरे के सर्किट बोर्ड था, कैमरे के सर्किट बोर्ड टोटली सेपरेट था। इसके अंदर कैमरे के सर्किट बोर्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसने पावर ज़्यादा देनी थी, पावर ज़्यादा देने के लिए एनर्जाइज करना था इन सर्किट बोर्ड्स को। CCD की बात करते हैं तो सिर्फ CCD एक सेंसर है, इसके अलावा कोई सर्किट वर्किट ये अपने अंदर नहीं रखता है। ये सिंपली क्या करता है, जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट मेरे पास आएगी, मेरे पिक्सल से टकराएगी, मैं उनकी फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन करूँगा। जब मैं कन्वर्जन कर लूँगा तो फिर मैं शिफ्ट रजिस्टर के पास भेज दूंगा। ये रहा जी शिफ्ट रजिस्टर। ये शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन कैसे करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि वोल्टेज जो है ना हमें इनपुट होती है हमारे एम्पलीफायर की, ये जो गेन होता है, ये गेन से जब एम्पलीफाई हो जाएगा तो फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास चला जाएगा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपको फाइनली इमेज दिखा देगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं CCD को जो है ना ये 20 से 30 साल का अर्सा हो गया यूज़ होते हुए। इसकी क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरी अमाउंट ऑफ लाइट आती है, पूरी की पूरी सेंसर टकरा जाती है। अभी आप देखेंगे CMOS के साथ क्या कहानी होती है। ये देखें 20 साल से हो गया, कैपेसिटर यूज़ होते हैं चार्जेस के लिए। आउटपुट एनालॉग है, ये मैंने आपको बताया। ये देखें ये आउटपुट है, सही है ना, ये आपका एनालॉग आता है आउटपुट। ठीक है, फिर उसके बाद हाई क्वालिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सारी अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है। बेचारा इसकी एक सबसे बड़ी जो बुराई थी वो ये थी कि जो है ना ये HD क्वालिटी नहीं दे पाता, ये सिंपल आपकी DVD क्वालिटी मैक्सिमम देता है। उसके बाद जो है ना आपको IP के लिए जाना पड़ता है अगर आपको उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब क्यों एक्सपेंसिव हो गया ये? क्योंकि हमारे पास CMOS की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास ईजियर आ गई, कन्वीनियंट आ गई कि हम उसे चीपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, अगर आपने कभी भी कोई भी चीज़ इसके अंदर बढ़ानी हो या फीचर्स बढ़ाने होते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती है, फैब्रिकेशन इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम लोग ना बढ़ाएं। 100 टाइम मोर पावर चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ये आ गया जी CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
ओह, मेरे ख्याल है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, मगर चलें, होपफुली इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है ना, आपने लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 के लिए काफ़ी इंतज़ार भी किया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाए तो अच्छा है ना, फिर मज़ा भी आया आप लोग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेम बिल्कुल उसी तरह का ऑपरेशन होता है, मगर इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का इजाफा ये हो गया कि कैमरा सर्किट बोर्ड के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती, इसके अंदर सारी चीज़ें इस सेंसर के अपने अंदर होती है। यही वजह है कि ये क्या कर रहा होता है बेचारा, एक ही चिप के अंदर जो है ना ये अपनी तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। कैमरे के अंदर कोई पावर नहीं है, कंजप्शन वही रहती है, सही है ना। ये जो है ना सेंसर, ये देख रहे हैं, इसके अंदर रो एक्सिस ड्राइवर आ गया, ये इसका सेंसर आ गया, ये सारे सेंसर आ गए आपके। ठीक है, सॉरी पिक्सल्स आ गए, सेंसर एक ही तो होता है, सही है। तो ये देख रहे हैं क्लॉक ड्राइवर का सर्किट, टाइमिंग जनरेटर का सर्किट, बायस, ऑसिलेटर, गेन, एनालॉग। ये देख रहे हैं, इसका फाइनल आउटपुट आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, डिजिटल आ रहा है। ठीक है, इसका ये डिजिटल आ रहा है। आप ये कर लें, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका मैंने एनालॉग बनाया था ना। ठीक है, इसका डिजिटल आ रहा है। इसकी इस सेंसर के अंदर जो है ना तमाम, इस सेंसर के अंदर हम लोग यही कहते हैं कि जो है ना कि ये एक तो लेस एक्सपेंसिव, लीस्ट एक्सपेंसिव है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग वेफर्स यूज़ कर रहे होते हैं। वेफर्स क्या होते हैं इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म है। अगर किसी को ज़्यादा समझने का शौक़ हो तो फिर भाई वो मुझे फेसबुक के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर या साइट के जो नीचे वो है फोरम है उस पर मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है, मैं एक लेक्चर भी बना दूंगा। ठीक है जी, मैं बस समझा दूंगा कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म जिसने जो समझनी हो। ठीक है, तो मगर मेरा यही रेकमेंड, मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत डिटेल में ही मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपकी बता रहा हूँ। ठीक है जी, खैर हम इसके बाद आगे देखते हैं कि इसके अंदर ना तमाम सर्किट्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर कैमरा सर्किट बोर्ड के अंदर सिर्फ बेचारे ये होता है कि बायस डिकपलिंग होती है और कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और बाकी तमाम सर्किटरी इसके अंदर मौजूद होती है। ये एक ही आईसी, एक ही आप ये समझ लें कि ये जो टोटल आईसी होती है, जैसे उसके अंदर सेपरेट था, इसके अंदर कोई सेपरेशन का सीन नहीं है। इसके अंदर भी वही है कि जो है ना ये आपके जो पिक्सल्स हैं, क्या कहते हैं, ये जो आपके पिक्सल्स हैं ये सारे जो है ना क्या कर रहे होते हैं इसी तरह से। अच्छा हाँ, इसके अंदर जो मेन डिफरेंस आया है ना वो क्या आया है, ये जो आपकी फ़ोटोन से इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन जो मैंने बताई थी ना, जो सबसे पहली कन्वर्जन थी फ़ोटोन से इलेक्ट्रॉन, उसको हम फोटोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, CMOS के अंदर ना ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं और उसके अंदर कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं ना, इस ट्रांजिस्टर यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये जो है ना ये, एक मिनट रुकें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अब देखें ये जो है ना ऐसे 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 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। इस तरह हर पिक्सल के ऊपर ना ट्रांजिस्टर लगे हुए, थोड़ी सी शेप डिशेप हो गई है, मगर आप लोग समझ जाइएगा कि ये हर पिक्सल के ऊपर जो है ना ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स क्या कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसके अंदर क्या होता था कि फोटोन टू इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन हो जाती थी। इस पिक्सल के ऊपर भी यही हो रहा है, हर पिक्सल के ऊपर फोटोन टू इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन तो हो ही रही है। ट्रांजिस्टर के लगने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन भी यहीं पे हो गई, यानी हर पिक्सल फोटोन टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन एक हर पिक्सल अपने ऊपर ही कर रहा है। अब वो नहीं भेज रहा उस शिफ्ट रजिस्टर के पास वगैरह, कुछ भेज ही नहीं रहा। तभी आप देख रहे हैं इसका डायरेक्ट आउटपुट कहाँ जा रहा है, कॉलम एम्पलीफायर पे जा रहा है। और ये तो इसने ज़्यादा दिखा दिया कि मतलब ये इसने एक चीज़ मिस कर दी कि कॉलम एम्पलीफायर के बाद डायरेक्ट एक ही आउटपुट दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। कॉमन एम्पलीफायर के बाद आगे लगेगा मक्स। ये जितने भी आउटपुट आ रहे हैं ना ये सारे एक मक्स में जाएंगे और मक्स से एक आउटपुट निकल के वो गेन में जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये भी सही है, उसने दिखाया नहीं होगा मक्स का कॉन्सेप्ट, मगर ये कि मक्स लगता है आगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये सारी क्या करता है, ये सारी कन्वर्जन यहीं पे कर लेता है। इसको कोई मुसीबत ही नहीं आती कि जो है ना ये उसकी तरह करे, CMOS CCD की तरह जी चुराए के बोले कि भाई मैंने एक काम कर लिया तुम दूसरा काम कर लो। ठीक है, ये बेचारा खुद ही मेहनत किए जा रहा है, सारे सर्किटरीज भी रख रहा है अपने पास। यही वजह है कि जो है ना इसका कॉम्प्लेक्स, इसकी सर्किटरी भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है,
इसकी सर्किटरी भी कॉम्प्लेक्स होगी। और उसके अलावा जितनी भी इसकी ख़ास बात जो CCD के मुकाबले में ये CMOS बेचारा क्यों नहीं एक इतना अच्छा इमेज दे पा रहा है, जबकि ये मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है। असल में मसला ये है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट आती है ना, वो पूरी की पूरी सेंसर से नहीं टकरा पाती। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, ट्रांजिस्टर से कुछ लाइट ट्रांजिस्टर टकराती है और कुछ लाइट जो है ना, कुछ लाइट जो है ना आपकी सेंसर से पिक्सल से टकराती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ जहाँ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं उस वहाँ पे नॉइज़ जनरेट हो जाती है। जब वो आपका पिक्सल से नहीं टकरा पाती ना लाइट, तो फिर वहाँ पे नॉइज़ जनरेट हो जाती है। यही वजह है कि CCD के मुकाबले में CMOS का इमेज इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ, पावर ज़रूर लेस कंज्यूम कर रहा होता है, ये इमेज की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दे रहा होता, साइज़ भी कम हो जाता है कैमरे का, ठीक है। मगर इमेज के मुकाबले में मुकाबला किया जाए तो फिर ये CCD विंस, ठीक है जी। तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है हर पिक्सल के साथ, यही वजह है कि जो है ना कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट आती है तो आधी तो वो इससे टकरा जाती है आपकी ट्रांजिस्टर से, जिसकी वजह से पूरी नहीं पहुंच पाती। और जब ट्रांजिस्टर टकराती है तो फिर वहाँ पे नॉइज़ जनरेट हो जाती है, इमेज हमारा नॉइज़ी हो जाता है, ठीक है। फिर ये कॉमन एम्पलीफायर इसी तरीके से सेम उसका भी वही सीन है कि ये इसके साथ कपल है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ। ये होता क्या है कि ये जिस तरीके से ये खींच के जैसे ही ये पूरा कॉलम जो है ना कॉमन एम्पलीफायर के अंदर जाता है तो पीछे वाला जो कॉलम था वो आगे ड्रैग होके आ जाता है, ठीक है। कंसेक्टिवली सक्सेसिवली यूँ ही चल रहे होते हैं ये। कॉलम एम्पलीफायर से क्या होता है, कॉलम एम्पलीफायर से जब एम्पलीफायर हो जाता है तो आगे एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ होता है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये आपके मैनी इनपुट बट वन आउटपुट इज कॉल्ड मक्स, ठीक है। मैनी इनपुट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप बात करें कि ये देख रहे हैं एम्पलीफायर से इतने सारे इनपुट आए, ये आया, ये आया, ये आया और ये आ गया एक। ये जो आउटपुट आएगा ना, ये आउटपुट आपका सीधा गेन में जाएगा, सही है। और फिर गेन में जाने के बाद ये अलग A to D कन्वर्टर में आएगा और फिर आपको ये फाइनली इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये जी CMOS की कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की वर्किंग थी, ठीक है। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा आपके। इसके अंदर देखें लेस पावर है, इनएक्सपेंसिव है, इजी टू ऐड फंक्शंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम वेफर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे होते हैं। वेफर्स के अंदर कोई मसला नहीं होता। जिस तरीके से आपने एक ब्रेड बोर्ड होता है ना, अगर मैं ब्रेड बोर्ड के अंदर आपसे मैं बात करूँ कि आपने एक डिज़ाइन बना लिया और मैं आपसे कहूँ यार इसके अंदर एडिशन करनी है, आप आसानी से कर लेते हो। इसी तरीके से आप फेवर्स के अंदर भी कर लेते हो, कोई मसला नहीं होता। इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट था। ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या काम अदा कर रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाने से क्या हुआ कि राइट एट फोटोसाइट आपने इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज भी कन्वर्जन कर ली। इसी पिक्सल के ऊपर आपने फोटोन टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज भी कन्वर्जन कर ली। फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन तो सही है, फोटोसाइट थी। जो इलेक्ट्रॉन टू वोल्टेज कन्वर्जन थी वो ट्रांजिस्टर की वजह से हुई, ठीक है। आउटपुट आपका डिजिटल है, देखें फाइनल आउटपुट डिजिटल आया है। इसके अंदर जब हम CMOS की बात करते हैं तो फिर हमारे पास HD यानी हाई डेफिनेशन और मेगापिक्सल कॉन्सेप्ट जो है ना सामने आता है। एनालॉग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, सही है ना। CCD के अंदर बेचारा नहीं आ पाता है वो। ये HD क्या होता है, मेगापिक्सल क्या होता है, ये आगे हमने डिस्कस किया है, करेंगे बल्कि, ठीक है। 10 टाइम्स लेस सेंसिटिव होता है बेचारा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से नॉइज़ ऐड हो जाती है, ठीक है। लो रेजोल्यूशन होती है, यही सेम ही रीज़न है। नॉइज़ी इमेज होता है, सेम रीज़न है, ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये जी मेरा ख्याल है हमारी आखिरी स्लाइड है, स्कैनिंग टेक्निक। जब आपका सेंसर स्कैन कर रहा होता है ना अपनी पिक्चर को अपने सेंसर के ऊपर, तो फिर वो दो तरह की टेक्निक्स के थ्रू जो है ना स्कैन करता है। एक कहलाती है जी आपकी इंटरलेज स्कैनिंग और एक कहलाती है आपकी प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। इंटरलेज स्कैनिंग क्या होती है? इंटरलेज स्कैनिंग बेसिकली होती है जब आपका वीडियो सिग्नल बन रहा होता है ना, तो फिर वो बेसिकली दो फील्ड से मिलके, अच्छा ये वीडियो सिग्नल कैसे बनता है? नंबर ऑफ इमेजेस को जब मैं आपके सामने फास्ट रैपिडली मैं मूव करा दूँ ना, सही है, तो फिर आपको ऐसा लगता है जैसे ये वीडियो चल रही है। वो वीडियो नहीं चल रही होती, वो नंबर ऑफ स्टैटिक इमेजेस में इतनी तेज़ी से मूव कराता हूँ जिसको हम फ्रेम्स पर सेकंड कहते हैं। जब मैं आपके सामने 30 FPS से, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जब 30 FPS की मैं बात करता हूँ फ्रेम्स पर सेकंड की, तो वो आपको रियल टाइम इमेज दे रहे होते हैं, ठीक है। और 25 भी होते हैं FPS, वो भी आपको रियल टाइम दे रहे होते हैं। ये दो सिस्टम से NTSC और PAL, इसका जिक्र मैं जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है। जस्ट आप ये समझ लें कि इंटरलेज स्कैनिंग जो होती है ना वो कैसे होती है, एक इमेज है
वो कैसे बनता है, वो दो फील्ड से मिलके बनता है, एक कहलाती है ऑड और एक कहलाती है इवन। ठीक है, ये देखें, ये प्रोग्रेसिव आ गई। देखें ऑड और इवन कॉन्सेप्ट, एक इमेज है, अभी मैं सिर्फ एक इमेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक इमेज कैसे बनता है, वो ऑड फील्ड से मिलके बनता है और इवन फील्ड से मिलके बनता है। पहली दफ़ा सेंसर क्या करता है, वो ऑड फील्ड को उठाता है और बना देता है। ऑड फील्ड से क्या होगा, आपका आधा इमेज बन गया। फिर दूसरी दफ़ा सेंसर स्कैन करता है और वो इवन का कॉन्सेप्ट, इवन फील्ड्स को फिल कर देता है। तो जब ये आपका ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट हो जाता है, आपकी इमेज आपका कंप्लीट इमेज बन जाता है। ठीक है, तो अब देखें जी, इसका ऑड और इवन का मतलब आप ये समझ जाएं कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 100 पिक्सल से अगर आपका एक इमेज बन रहा है, तो पहले 50 उसके अंदर ऑड होंगे और 50 इवन होंगे। ठीक है, अब आपके सेंसर की मर्ज़ी होती है कि वो ऑड उठाए कि इवन उठाए। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसने सपोज़ करें वो पहले ऑड बनाएगा, पहले 50 वो ऑड बना लेगा, फिर उसके बाद दोबारा स्कैन करेगा, वो फिर इवन डालेगा, तो फिर आपकी पहले आधी पिक्चर बनी थी, बाद में इवन डालने से कंप्लीट पिक्चर बन गई। ठीक है, इस पिक्चर बनने के बाद जो है ना, वो क्या करेगा, वो सिंक करेगा। सिंक क्या होता है, लाइक वो मैच करवा देगा कि हाँ जी ऑड के बाद इवन ही आए, इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन, इसी तरीके से चल रहा है। हाँ जी, इसी तरह से चल रहा है। फिर वो क्या करेगा, इंटरलेस्ड कर देगा एक ख़ास रेशो से, जिसको हम 2:1 कहते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर की बातें नहीं है, मैंने इसी में ही कर दी, खैर है, चलें। ठीक है, जब जिक्र आया तो मैंने कहा चलें, तो पता ही होना चाहिए आपको। ऑड और इवन, ठीक है, ऑड और इवन इंटरलेस्ड होती है, ख़ास रेशो होती है, वो 2:1 कहलाता है। वो 2:1 में क्यों करते हैं हम, 8:1 में क्यों नहीं करते, 9:1 में क्यों नहीं करते, इसके पीछे एक रीज़न है। जो पहले वाला 2 है, वो शो कर रहा होता है आपका 2 फील्ड्स को, और जो 1 है, ठीक है, जो पहले वाला 2 है, ये रेशो 1, ये जो पहले वाला 2 है, ये आपकी फील्ड ऑड और इवन को शो कर रहा है। ऑड और इवन 2 फील्ड्स थी, तो ये 2 फील्ड को शो कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है, ये 2 फील्ड मिल के एक फ्रेम बना रहे हैं, तो ये इस वजह से। ठीक है ना, ये सॉरी, सही है ना, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका, ये क्या शो करा रहा है, आपका 1 फ्रेम शो करा रहा है। ठीक है जी, तो ये 2:1 के तहत ये क्या करता है, ये इंटरलेस्ड कर देता है। इस तरीके से आपका इमेज लॉक हो जाता है, और इंटरलेस स्कैनिंग हम इसको कहते हैं। ठीक है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, सिंक का समझ में आ गया। नॉट गिव इनफ फॉर मोशन इमेजेस, मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, रिफ्रेश रेट क्या होता है। देखें, जब ये पहली दफ़ा, अब देखें ना, 30 इमेजेस ले रहा होता है ना, 30 इमेजेस या 30 FPS लेता है ना, तो ये पहली दफ़ा 1/30 सेकेंड लेता है इवन कंप्लीट करने में। फिर ये दोबारा 1/30 लेता है जी, किसके लिए, अपनी पहले वाले में अगर इसने ऑड की हैं तो इस वाली को इवन करता है, तो ये क्या बन जाती हैं आपकी 1/15। ठीक है ना, आप इसको करेगा, ये बन गई 2/13, तो ये बनती है 1/15। ठीक है, जबकि अगर मैं प्रोग्रेसिव स्कैनिंग की बात करता हूँ, रिफ्रेश रेट इसका कितना है, 1/15 है, जो कि लेट है। अब ये मोशन इमेजेस के लिए जो है ना, हम इंटरलेस स्कैनिंग नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब मोशन, आपने अक्सर देखा होगा, आप जब अपने कैमरे का अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं, तो फिर आपने एक चीज़ देखी होगी, आप अगर थोड़ा सा हाथ को मूवमेंट में रखें, सही है ना, टू एंड फ्रो मोशन में रखते हुए अगर तस्वीर खींचे, तो आपको एक खिंची सी तस्वीर नज़र आती है। वो थोड़ी ज़रा खिंची होती है, जिसके पिक्सल्स ऐसा लग रहा होता है कि पिक्सल्स को कोई घसीट रहा है। ठीक है ना, पिक्सल्स फैले हुए नज़र आते हैं, एक जिसको हम ब्लर तस्वीर कहते हैं। ठीक है, वो जो चीज़ होती है ना, वो आपकी मोशन में इंटरलेस्ड इस तरह की खींच रहा होता है। यही वजह है कि हम लोग नहीं खींचते। क्यों, क्योंकि ऑड और इवन की सही फिक्सिंग नहीं हो पाती, सिंक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं मोशन इमेजेस के लिए अच्छे नहीं। प्रोग्रेसिव के लिए क्यों, क्योंकि ऑड के बाद इवन, इवन के बाद ऑड, ये जो है ना सिंक नहीं हो पाते प्रॉपरली तरीके से। ठीक है, जबकि अगर हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं और इसका रिफ्रेश टाइम भी, रिफ्रेश रेट भी आप देखें तो इसका 1/15 है। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि जिस तरीके से आप ये समझ लें कि पिक्चर की फॉर्मेशन का टाइम, ठीक है, रिफ्रेश रेट होता है।
प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के अंदर क्या होता है, कोई ऑड इवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस सिंपल लाइन बाय लाइन आपका डाटा बन रहा होता है, आपकी पिक्चर बन रही होती है, ठीक है। यानी पहली लाइन इस तरह से जाएगी, इस तरह दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, इस तरीके से आपका पूरा इमेज बनता है। नंबरिंग आपकी वर्टिकल में चल रही होती है, ठीक है। नंबरिंग आपकी ना वर्टिकल में चल रही होती है इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग चल रही होती है। ये आपकी कहलाती है जी प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। इसका जो रिफ्रेश रेट होता है ना, बताएं शाबाश, इसका रिफ्रेश रेट क्या होगा? इसका रिफ्रेश रेट 1/30 होता है। क्यों? क्योंकि इसने पहली दफ़ा में ही बना लिया ना, इसको तो नहीं ऑड इवन का चक्कर ही नहीं करना पड़ा। जब ऑड इवन का चक्कर नहीं करना पड़ा इसको, तो इसका मतलब है उसने उसी टाइम ही बना लिया, ये पहली दफ़ा में बना लिया, और पहली दफ़ा में 1/30 होता था। यही वजह इसका रिफ्रेश रेट भी इसका क्विक है। 1/15 छोटा होता है या 1/30? 1/30 होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्रैक्शन में जाते जाते उतनी छोटी वैल्यू आती है आपके पास, तो ज़ीरो से उतने नज़दीक होते चले जाते हैं आप। तो ये 1/30 है, ये 1/15 है, तकरीबन समझ लें हाफ ऑफ द फ्रेम रेट का, हाफ ऑफ द रिफ्रेश टाइम का फ़र्क आता है, ठीक है। ये फास्टर होता है क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन आपके इमेज बन रहा होता है, इसके अंदर आपके गुड इनफ फॉर मोशन इमेजेस, गाड़ी गुजर रही होती है, या आप गूगल पे करके देख लें, आप गूगल कर लें, कोई मसला नहीं है। इसमें आपको प्रोग्रेसिव और इंटरलेस का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। उसकी पिक्चर जो है ना, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी पिक्चर्स लगी हुई थी कि मैंने सोचा कि ये इंटरलेस और प्रोग्रेसिव में कोई मसला नहीं है। आपको खिंची हुई तस्वीर नज़र आती है इंटरलेस के अंदर, अगर आप कोई चलती हुई गाड़ी की तस्वीर लेते हैं, सही ना, प्रोग्रेसिव का आपको वो गाड़ी एक स्टैटिक इमेज में नज़र आएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव स्कैनिंग हम लोग ज़्यादातर हम लोग प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ना जी हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और उसके बाद थैंक यू, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है एक लास्ट स्लाइड ना मैं थैंक यू की दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, थैंक यू। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बताइएगा कि लेक्चर में अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस एनी टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं कोशिश ये करूँगा कि जो है ना मैं फेसबुक पे या जो हमारी वेबसाइट है उर्दू IT अकेडमी, मैं उस पर आंसर कर दूँ अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत डिस्क्रिप्टिव था, आई एडमिट, मगर मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2-2 के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे, ठीक है। और हाँ, मेरा ख्याल है आप एक सेकंड मुझे दें तो फिर मैं आपको एक वो दिखाऊं, आपको एक इमेज। या मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। उस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको वही दिखाऊंगा कि वो जो नॉइज़ी इमेज होता है वो किस तरह का होता है। आप उसको गूगल भी कर लें, कोई मसला नहीं है, आपको नज़र आ जाएगा कि जो है ना जब वो डॉट डॉट्स आ रहे होते हैं तो फिर उसको हम नॉइज़ी इमेज कहते हैं। अगर लो सेंसिटिव कैमरा आप लगा दें कहाँ, जहाँ पर अगर आपको हाई सेंसिटिव कैमरा रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं।